केसरिया बालम आओ हमारे देश। देखा जीजी, दिया ना बुझा। आप बेकार में इतना डर रही हो। भगवान करे सब ठीक हो। ले आओ। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात ना है। जी, आपकी मासा ने बहुत जल्द खाना नहीं खाया तो बात हाथ से निकल सकती है ठाकुर साहब। जहां तक हमारी समझ में आवे है, मासा अपने जीने की इच्छा खो बैठी है। और जो व्यक्ति अपनी जीने की इच्छा खो देता है, वो किसी भी डॉक्टर, किसी भी दवा से ठीक ना हो पाता। और वैसे भी शरीर दिमाग से ज्यादा मन की सुन है। और अगर उनके मन में कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, तो आप उसे जल्द से जल्द हल करा के उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। चलता हूं। अच्छा खासा रणवीर घर छोड़ के जा रहा था। हमारे रास्ते का रोड़ा दूर हो रहा था और एक दादी सा को अभी भी मार रहा था। और जे नाटक और 2-4 दिन चलाना मामू सा, तो क्या खबर और रुक भी दोबारा इस हवेली में आ जाएगी या बाप रणवीर का दूसरा ब्याह उस किसान की छोरी से करवा करेंगे। आपने भी मजा आ रही हो क्या? अरे तारे को तिल मिलाता देख कर कोई भी मजा लेगा, पर अपने भामोसा पे भरोसा रख और इतनी जल्दी हार मत मान। एक बात याद रख, रणवीर का जीवन अब कभी नहीं संवरेगा, समझो? लेट्स गो। अपनी दादी को छोड़कर जा रहा है तो वापस आएगा, तब तक थारी ये दादी जिंदा ना बचेगी। नहीं दादी साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। बेटा, अपने दुखों को अपने से बड़ा बनने दोगे तो जीवन भर अपने आप की नजरों में छोटा बनकर रहना पड़ेगा। सच का सामना कर, अपने दुखों से लड़ और जीत, एक सच्चे राजपूत की तरह।
मारी एक और बात मानेगा बेटा? जी। मारी रुक्मी को वापस ले आओ। जब तक मैं थारे को और रुक्मी को एक साथ ना देखूंगी, पानी तक नहीं पीऊंगी। चलो हमारे साथ कुंवर साहब को फोन करें, एक बार उससे बात करके खुद तसल्ली कर लो कि हवेली में सब ठीक है या नहीं। रहने दे, अब मैं ठीक हूं। थोड़ी देर के लिए मन बेचैन हो गया था, ऐसा लगा जैसे वहां हवेली में दादी साहब पर या किसी पर कोई विपदा आ गई हो। कहने को तो आप बैठे हैं, आपका मन तो हवेली में ही छूट गया है ना? कुंवर साहब ने तो 7 जन्मों का बंधन 7 रणों में ही भुला दिया, और आप है कि एक दिए के बुझने के डर से इतनी परेशान हो रही है कि कहीं उन्हें या उनके परिवार वालों को कुछ होना गया हो। ये सब माँ की गलती, छुड़ की वजह से ये सब। ये बोल रही है तू? पापू ने सुन लिया तो? ये थारे मन में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है ना, तो तुम अपनी जुबान से दोबारा ये बात नहीं निकालेगी, समझी? ये रणवीर चला गया मेघ, तो मासा का अनशन तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे को तो एक ही चिंता सता रही है, कहीं मासा की तबीयत की वजह से मदन सिंह की छोरी को दोबारा घर लाने की उनकी जिद पूरी न करनी पड़ जाए। ऐसा कभी ना हो सके। मासा को रणवीर की चिंता है, वो उसका घर बसा देखना चाहती है, देखेंगे, पर मदन सिंह की छोरी के साथ नहीं, उस किसान की छोरी के साथ। पर भाई साहब, रणवीर तो दूसरा ब्याह करना ही ना चाहे। पर मेघ, रणवीर घणी हुक्म, गांव से भी किसान आयो है। जय माता जी की हुक्म। जय माता दी। बैठिए। ना ना हुक्म, आपने हमारे को इस लायक समझा, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। तो फिर क्या विचार किया? इस हवेली से हमारे घर तक रिश्ता आना, मैंने तो अब तक अपने और अपनी छोरी के नसीब पे विश्वास नहीं हो रहा। कुंवर साहब जैसा फूटरो और दायक वर हमारी छोरी को सपने में भी ना मिल सके। हुक्म, इस घर की भींदनी बनने जैसा सौभाग्य आपने हमारी छोरी की जोड़ी में डालने की सोची, इसके लिए महाराज सर आपके सामने हमेशा झुका रहेगा। हुक्म, मैं गरीब हूं, आपरे पैरों के पास बैठने की भी हमारी औकात ना है। आपने तो हमारी छोरी को रानी बनाने के सपने दिखा दिए। हुक्म, हमारे को तो डर लगन लगा। हुक्म, तो हमारी आंखें आपके दिखाए हुए सपने को सच ना मानने लगी, इसलिए अपने हाथों से अपने लालच की बलि चढ़ाने में आपके पास आया हूं। हुक्म, हमारी छोरी रूपवान ना है। हुक्म, उसमें कोई दोष भी ना है। हमारी छोरी के नसीब में कोई ऐसा छोरा तो जरूर लिखा होगा जो उसे हवेली का सुख तो नहीं पर अपनी पहली और एक ही बींदनी होने का मान जरूर देगा। इसलिए
मैं अपनी छोरी के लिए ये रिश्ता स्वीकार ना कर सकूं हुक्म। हमारी गरीबी हमारे को इतना मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपनी छोरी का ब्याह एक ऐसे इंसान से करवाऊं जिसने ब्याह के दूसरे दिन ही अपनी बींदनी को छोड़ दिया हो। गरीबी के कारण हमारी छोरी किसी के उतरे हुए भेष तो पहन सके हुक्म, पर किसी की मांग का उतरा हुआ सिंदूर अपनी मांग में न भर सके। हमारी छोरी रहेगी तो यहाँ महलों में, और अपने नाम से नहीं हुक्म, किसी और के नाम से। वो मारी नहीं, किसी और की चोरी कहलावे क्यों? हमारी बढ़ती की माँ की हुक्म कह चुके, कोई भी बाप अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण अपनी छोरी को अपने ही हाथों से खाई में धकेलने को तैयार नहीं होगा हुक्म। किसान को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या अब हमारा छोरा रणवीर इतना गया गुजरा हो गया है कि उसे एक किसान की छोरी भी ना मिल सके? अब रणवीर को इस बारे में पता ना चले, वरना उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। पहले ही अपने आप को मुश्किल से संभाल पा रहा है वो। जीजू साहब, मारे को तो एक ही रास्ता दिखे है जिससे हवेली की मान मर्यादा भी रह जाएगी और रणवीर के मन की बात भी हो जाएगी। रणवीर को फैक्ट्री के काम के बहाने कुछ दिनों के लिए बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे में मुंह दिखाई की रस्म का समय भी टल जाएगा और जब तक रणवीर वापस आएगा गांव वाले सारी बात भूल जाएंगे। वैसे भी रणवीर का मन ठिकाने पे नहीं है, बाहर जाएगा तो शांति से कुछ सोच पाएगा, मन शांत रहेगा। शांति रणवीर को मिलेगी कि उन लोगों को जो ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा खुश रहे, उसका घर बस जावे। शेख साहब, आपको क्या लागे है? मारे को रणवीर की खुशी से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो बस बड़ा मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो सुमेर साहब। जे मारा रणवीर ऐसे उदास मन से घर से दूर जावेगा तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। मारा बेटा फिर कभी घर वापस नहीं लौटेगा। मारे को तो हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज की हवेली की मान मर्यादा और लोक लाज हमारे बेटे से बढ़कर ना है। आप यहां रहते जरूर हैं और इस मामले में अपनी राय देकर अपने आप को इस परिवार का हिस्सा, इस परिवार का सदस्य मत समझिए। हमारे रणवीर के बारे में सोचने के लिए हम सब हैं। हमारे को किसी पराये से किसी सुझाव की कोई जरूरत ना है। आजा छोरी।
कर रहा है छोरा, जरा रुक भी जा। हल्दी, तेल, चावल, कुमकुम, लो आम के पत्ते तो भीतर ही रह गए, मैं लेके आऊं। तू अपनी जीजी के पास बैठ और सुन, तू किसी चीज को हाथ ना लगाना। पर मारे को भी जीजी को हल्दी लगाना है। लगा लीजियो, मारे बाद तू भी हल्दी लगा लीजियो। कितनी फुटरी लागे है तो अब हल्दी चढ़ जावेगी तो थारा रंग और भी निकल जावेगा। कर रही है तू? एक तो मैं थारी वजह से गांव की सास सुहागन भी ना बुला सकूं अपनी बेटी को हल्दी तेल चढ़ाने वास्ते, और अब तू अपने मनूस हाथों से रसाक को हल्दी लगा के अपशगुन करना चाहे कि? अरे अपने नसीब में तो ब्याह का सुख है नहीं और हमारी छोरी का नसीब उजाड़े चली है। नसीब तो आपने उजाड़ा है माँ। रसाल, ना जीजी, आज मैं चुप ना रहूंगी। जीजी तो ब्याह से पहले ही अपने बारे में जीजू साहब को सब सच बता देना चाहती थी। आपने अपने स्वार्थ के वास्ते, हमारा ब्याह करवाने के वास्ते जीजी की खुशियों में आग लगा दी। रसाल थारे को भारी सौगंध। बस जीजी, आपने आपकी एक ना सुनी। आपने ऐसे ही सौगंध दे देकर अब तक हमारा मुंह बंद रखा, पर आज तो माँ को ये सब सुनना ही होगा। बोलो माँ, क्यों आपने जीजी की चिट्ठी जीजू साहब तक पहुंचने से पहले ही बदल दी? रसाल, बोलो, बताओ माँ, आपने चिट्ठी क्यों बदल दी? क्यों ना पहुंचने दिया आपने जीजू साहब तक सारा सच? क्यों छुपाए रखा? आपने एक बार भी ना सोचा कि जब जीजू साहब को सच पता चलेगा तो जीजी का क्या होगा? आपने तो कभी जीजी की परवाह ही ना की। कि सौतेली छोरी जो ठहरी, आपको हमेशा मारी और घीसों की ही चिंता रहती है ना। और ये ना भूलो माँ कि आपको बचाने के वास्ते जीजी ने जीजू सार अपने सासरे के सारे लोगों की नफरतें झेली। सिर्फ आपकी वजह से वो चुप रही, उनको अपने सासरे से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि बापू ने भी उनको झूठा कहा, गलत समझा। आप ही ने रुक्मी जीजी का सारा सुख छीन लिया है माँ। रसाल चुप कर, तू जाने है तो क्या कह रही है? कहीं बापू ने सुन लिया तो? बापू ने सब सुन लिया है। चल निकल सारे, अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। अब एक शब्द भी आगे बोला है तो मैं तेरा गला घूट दूंगा। बाबू क्या कर रहे हैं? बाबू छोड़ो, बाबू छोड़ दो, बाबू तारी को मारी सौगंध बाबू।
पानी पियो। बापू, बापू दरवाजा खोलो। बापू, बापू दरवाजा खोलो बापू। बेटा, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे हो बापू? उन सब हवेली वालों ने थारे को झूठा कहा और मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। बेइज्जती और गुस्से ने मारे को इतना अंधा कर दिया कि एक बार भी थारी आंखों में झांक करता देखा होता तो शायद सच्चाई मारे को बहुत पहले ही नजर आ जाती। थारे को इतना दुख तो न सहना पड़ता। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? अपनी बेगुनाही और सच्चाई का सबूत खुद अपने इन हाथों से जला दिया, सिर्फ अपनी उस मां के लिए। भाई को कुछ तो बताती। ये बताना ही होता तो आपसे छुपाते क्यों बापू? वो जैसी भी है हमारे लिए तुम्हारी माँ है ना? माँ है, परसों के लिए ये धापू जैसी औरतों की वजह से ही माँ जैसे पवित्र शब्द के पहले सौतेली लगाने की जरूरत पड़े। और माँ भी तो इंसान ही हो गए है ना बाप, तो कि वो कभी गलती ना कर सके? जब बच्चा गलती करे है तो माँ उसकी गलती अपने आंचल में ढक लेवे और उसे माफ कर देवे। जब माँ गलती करे है तो उसे माफ करने में इतना सोचना क्यों बापू? हमारे को माँ से कोई शिकायत ना है बाप, और हो सके तो आप भी माँ को माफ कर दो। कभी नहीं। तेरे सारे सुख, सारे सपने जिसने अपने स्वार्थ के खातिर बलि चढ़ा दिए, उसे तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मारा इतना बड़ा कालजा ना है। हवेली की बड़ी बीननी हो, इस हवेली का अच्छा बुरा सोचने की ताकत है थारे। मैं जानू, इसलिए थारी राय जाननी है। मैंने अपनी राय दे दी थी ठाकुर साहब। किसे? घर में ही किसी को, पर शायद मेरा चुप रहना ही ठीक है। गायत्री, किसे राय दी थी? ये कहा था उसने? थारे खिलाफ कुछ कहा? ठाकुर साहब, इन सवालों से ज्यादा जरूरी है रणवीर की समस्या का हल ढूंढना। वही तो जानने आया।
इस घर के हर फैसले में थारी सोच हमारे लिए जरूरी है। हक है थारा। अपना हक तो मैंने उसी दिन अपने हाथों से छोड़ दिया था, जिस दिन अपने पत्नी बनने के अधिकार को मैंने किसी और के साथ बांट लिया था। जब मैं अपने पति पर ही हक नहीं जताती तो घर के फैसलों पर काहे जताऊं? रुक्मी बेटा, अपने हाथों से हल्दी का सुगुन कर। तुम्हारे हाथों से नहीं। अरे बेटा, जिसका मन पवित्र है उसके हाथ अपवित्र कैसे हो सकते हैं? हाँ बेटा, और थारे से बड़ा आशीर्वाद रसाल को और कौन दे सके? चल हल्दी लगा। अच्छा ऐसी कलाकारी तो रामलीला के कलाकार भी नहीं दिखा सके। अणुकम, मैंने जो ठाकुर साहब से कहा वो सच था। आप हूं जान के अपनी बेटी को कुएं में ना ढकेल सकूं। सुन, ज्यादा मान बनने की जरूरत ना है। काम तो दोनों का था। थारी नजर में थारी छोरी बच गई और हमारी नजर में हमारा भाई। और जे तूने मानता के चर्चे बाहर किसी के भी सामने किए तो ना तू बचेगा ना थारी छोरी। बड़े लोगों की बड़ी बातें समझो। लेट्स गो। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी दादी साहब को इस हालत में छोड़कर मैं जा भी कैसे सकता हूं? उनकी तबीयत ठीक होना मेरी मन की शांति से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब तो आप खुश हैं ना बाबू? और अब तो दादी साहब की तबीयत की दुहाई देकर ताया से मेरी दोबारा शादी करने की जिद भी कर सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक थारी मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होवेगा। बेटा, अपने पापा को गलत मत समझ। तू नहीं जानता, पर आज पहली बार मैंने थारे पापा को अपने बेटे के लिए घर के बड़ों से लड़ते देखा।
बस बेटा, अब तुम किसी और के बारे में मत सोचो। कैसे ना सोचो पापा, आज इस घर में जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है। मेरी एक भूल की सजा मेरा सारा परिवार भुगत रहा है। पता नहीं पापा, ये बोझ सारी उम्र में कैसे सह पाऊंगा। अरे अभी तो एक ही बार हुआ है, 7 बार तरने ही लगानी है। जब गांव में किसी को खबर ही ना देनी है तो 7 सुहागने फटे से आवेंगी। माँ, मैंने थारे सारे अरमानों पर तूल उड़ा दी ना। ना बेटा, ऐसा सब तू क्यों कह रहा है? थारा ब्याह हो रहा है और वो भी उसी छोरी से जिसे तू प्रेम करे। बस मारे को और क्या चाहिए? और मन्ने तारी आंखों और आवाज में वो खुशी ना दिखे जो भाई साहब के ब्याह में दिखी थी। ऐसा बिल्कुल भी ना है देवर साहब। मासा तो उतनी ही खुश है और मैं तो कहूँ कि उससे ज्यादा ही खुश है। भाभी साहब, मैं जाना हूँ कि माँ हमारा ब्याह का बरसों से सपना देख रही थी। धूमधाम, नाच गाना, सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। पर हमारे फैसले ने सब कुछ बदल दिया ना माँ। मारो छोरो इतना समझदार हो गयो, मारे को खबर ही को नहीं। मैं तो इसे अब भी अपनो ना समझ छोरो ही समझू हूँ। बाबू जल्दी चलो, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे तू तो दुकानें खुलने से पहले ही बंद कर रहा है। थोड़ी सबूरी रख, चल रहे हैं। रसा, ध्यान रख। जीजी, जब हम लोगों को देर हो जाए तो खाना खा लीजिए, भूखी ना रहे। देर तो चलो हम चलते हैं। मासा की मर्जी हो या ना हो, मारे को तो लगे कि उनको अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। जिस तरह से उनकी हालत खराब होती जा रही है, मारे को तो कुछ ठीक ना लगे जी। तो फिर सबका क्या फैसला है? भाई साहब, हमारे को भी यही लागे है कि मासा का इलाज अब घर से ज्यादा अच्छे ढंग से अस्पताल में ही हो सकता है। हाँ, कम से कम अस्पताल में नर्स के सामने दवा दारू के लिए मासा अपनी मनमानी तो ना कर सकेंगी। जे मासा ने अपनी मनमानी करने की ठान ली है तो के अस्पताल और के घर, वे तो अपनी जिद पे अड़ी ही रहेंगी। तो थारे के राय है? राय तो नहीं, पर एक सुझाव दे सकूं। मासा की जान रुक्मी में अटकी है। अगर रुक्मी को घर वापस ले आवेंगे ना, तो मासा के जीने की आस फिर से जाग जाएगी। हाँ हाँ, और फिर इस हवेली में एक और बिंदनी रहने लग जाएगी, बोझपन ना चाहते हुए भी।
अपनी जबान को लगाम दो चंचल। इस हवेली में किसे रहना है किसे नहीं, इसका फैसला करने के लिए अभी मैं हूं। हे भगवान, कौन हो सके है? अब क्या करूं मैं? दरवाजा कैसे खोलूं? मारे को किसी ने देख लिया तो? इंतजार कर रही थी रुक्मिणी रानी। घर में कोई ना है। आप इसीलिए तो आया हूँ। अरे अपनी होने वाली लुगाई के साथ बैठकर अपनी प्यास बुझाने का इससे बढ़िया मौका दूसरा ना मिलेगा हमारे को। आने दे अंदर, अरे आने दे अंदर। अरे रहने दे, मारे से कैसी शर्म, मैं थारा होने वाला वीण हूँ। छोड़ दो मैंने। अरे बावली, तू जानती नहीं है कितना तड़पाया है तूने मारे को। दिन रात थारा ही ध्यान करता रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बड़ी हवेली की चौखट लांग के आने के बाद भी थारे से ब्याह करना चाहूँ मैं। तेरे को खुश कर दूँ आज मैं। थारे को हमेशा जली हुई कह के दुत्कारा है, पर मैं जानू हूँ थारे अंदर कितनी आग है। आज तुम्हारी प्यार बुझा दे। गुमान सिंह, हरी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोरी ने छूने की? ये तो अच्छा हुआ कि मैं मेरा बटुआ घर में भूल गया जब वापस आना पड़ा, नहीं तो तू मदन सिंह, इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। सारे गांव वालों को पता चलेगा कि थारी छोरी सासरे से वापस आ गई है और तूने उसको अपने घर में छिपा के रखा है। जा जा, थारे को जो करना है कर ले। मार डाला मारे को,
लाठी मार मार के मारी हड्डी। अरे अब आप ही लोग मारा न्याय करो। ये हो गया गुमान सिंह? अरे जब मैंने कहा था कि मदन सिंह की छोरी अपना सासरा छोड़ करके वापस आ गई है तो किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। सबने मारा, मजाक उड़ाया। अब देखो मदन सिंह ने हमारी ये हालत कर दी है। सारा गांव जाने है कि ये बुड्ढा खूसट सटिया गया है। आधी हड्डियां इसकी शमशान पहुंच गई और ये रुक्मिणी जैसी छोरी से ब्याह करने के सपने देखे हैं। तू तो बड़ी ईमानदारी से अपनी रिश्तेदारी निभा रही है और जाके जरा देख मदन सिंह के घर में ये छोरी थारे को वहां ना दिखाई दी तुम्हारे को ऐसे ही आके गाड़ देना। मारे को अब आपसे माफी ना मिलेगी जी, मैं जानती हूँ। पर हाथ चाहे आप हमारी जान ले लो पर मैं चुप ना रहूंगी। क्या जरूरत थी उस कुमार सिंह को इतना पीटने की? तो क्या करता? अपनी छोरी को राजी खुशी उसके हवाले कर देता। अरे वो कुछ गलत कर रहा था तो समझा भी तो सकते थे। आगे बढ़ के उसी वक्त रुक्मी का हाथ उसके हाथ में दे देते। अरे तू माँ है कि कुण है? रुक्मी की इज्जत थारी इज्जत ना है के? है, पर हमारी इज्जत आपकी इज्जत भी है और आपकी इज्जत सारे घर की इज्जत जिसे कुमार सिंह अब तक सारे गांव के सामने उछाल चुका होगा। रिश्तेदारी निभाई आप लोगों ने। रुक्मी, रुक्मी, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर आ। लोगों को चुप रहना है। आपसे धोखा करने की मारी कोई मंशा नहीं थी, पर जिन हालात में मैं रुक्मी को वापस लाया, क्या बताऊं? अरे अभी ब्याह नहीं हुआ है तो क्या इंसानियत का रिश्ता भी नहीं है? हम लोगों में विश्वास नहीं है? ये नहीं, हम लोगों को नहीं, कम से कम तू विक्रम को तो बता सकती थी कि सच के है। मार को माफ कर दो। आप लोगों का कालजा बहुत बड़ा है। गुमान सिंह जैसे आदमी की बात सुनकर भी आप हमारे और रुक्मी के बारे में गलत नहीं सोच रहे, बल्कि अधिकार से जानने आए कि सच क्या है। बस बस, जो होना था सो हो गया। अब क्या सोचा है? जो करना है वो हम करेंगे। गांव में पंचायत क्यों हुए?
जी सब जो मदन सिंह ने सारे गांव के सामने जानबूझकर झूठ बोला और धोखा दिया, पर अब सच सबके सामने आ गया है कि रुक्मी सासरे से वापस आ गई है और उसको मदन सिंह ने घर में छुपा करके रखा है कि जिससे किसी को भी पता नहीं चले। हम सबका विश्वास तोड़ा है इस मदन सिंह ने और सच का पता लगाने वाले ठाकुर गुमान सिंह को पीटा भी है इसने। मदन सिंह को सजा सुनाने से पहले ये पंचों की सभा मदन सिंह को अपनी सफाई देने का एक मौका देवे। बोलो मदन सिंह। मैं बताती हूँ। मैं अपने सासरे से आई जरूर हूं, पर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। छोटे से गांव में पली बड़ी उस बड़ी सी हवेली में हमारा जी घबरा रहा। इस वास्ते उन्होंने हमारे को बापू के साथ भेज दिया। झूठ बोल रही है ये छोरी। अगर कुंवर शाह ने अपनी मर्जी से इसे भेजा होता तो अपने बाप के साथ रात के अंधेरे में ना आती है। अरे ये तो कई दिनों से आई हुई है, वो भी पग फेरे की रस्म के बिना। पूछो इससे और इसके बाप से। अरे मैं तो कहूँ कि पंच परमेश्वर खुद ठाकुर भमन सिंह से बात करके दूध का दूध पानी का पानी कर लें। हाँ, सुनो जी, पंचायत अपना फैसला कल सुनावेगी। मैं जा रहा हूँ। कठे जा रहे हैं आप? रुक्मी को लाने। रुक्मी को घर लाने? फिर सबके सामने काहे मना किया था? मना किया था क्योंकि जिस छोरी की वजह से हमारे बेटे रणवीर का जीवन बर्बाद हुआ है, उसका साया भी इस हवेली पर नहीं पड़ने देना चाहता था। अभी भी अपनी खुशी से रुक्मी को लाने नहीं जा रहा हूं। पहले ही हवेली की मान मर्यादा को धूल में मिलाने का इल्जाम रणवीर पर लग चुका है। अब भगवान न करे मासा की तबीयत और खराब हो गई तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? सब तो यही कहेंगे ना कि मारी जिद मासा की तबीयत पर भारी पड़ रही है। मासा का जीवन बचाना हमारा फर्ज है। अपने बेटे रणवीर के प्रति आपका कोई फर्ज ना है? और फिर अभी तो भाई साहब ने भी कोई फैसला नहीं लिया और आप रुक्मणी को लेने जा रहे हैं।
हमेशा तो थारे को यह परेशानी हुए है कि मैं भाई साहब के सामने अपना मुंह नहीं खोलता। आज जब पहली बार मैंने खुद फैसला लियो है तो तू मारे फैसले के बीच में खड़ी हो रही है। अब चाहे भाई साहब या कोई और मारे फैसले के बीच में खड़े हो जाए, मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मुझे मासा की जिंदगी बचानी है, बस। विक्रम और उसकी माँ अभी तक तुम्हारी बात पर विश्वास करें। कल पंचायत का हुक्म सुनकर विक्रम की माँ ने संबंध तोड़ दिया तो मैं आपसे कह देती हूँ जी, ये इस रुक्मी की वजह से विक्रम और रसाल के ब्याह में कोई रुकावट आई, तुम्हारे से बुरा कोई ना होवेगा। ऐसा कुछ नहीं होएगा। पंचायत का फैसला सुनने से पहले ही सारी चिंता खत्म हो जाएगी। सारी चिंता खत्म हो जाएगी मतलब? इज्जत गंवाने से तो जान गंवाना बेहतर है। न मैं रहूंगा न हमारा परिवार, पूरी चिंता ही खत्म हो जाएगी। कठे जा रहे हो मेघ? आप तो अब जान ही गए हो भाई साहब, इस हवेली की दीवारों के भी कान हो गए हैं। मारे सीधे सवाल का सीधा जवाब दो मेघ, कठे जा रहे हो? आप जब पूछ ही रहे हैं तो फिर सुनिए। मैं रुक्मी को वापस लाने जा रहा हूं। मारे से पूछे बिना? सही काम करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? पहले तो तन्ने ही रुक्मणी को घर से निकालने की जिद की, अब अचानक उसे वापस लाना तन्ने सही काम लागे है? जय मासा की हालत देखकर अगर आपने रुक्मी को वापस लाने का फैसला किया होता तो क्या वो सही ना होता? तो फिर हमारा फैसला भी सही है।